So welcome back guys with this continuing session on Taylor series. Here we'll discuss how to reduce number of multiplication operations and compile time through Honor's hypothesis. So let's start. तो जैसा कि हम जानते हैं कि e पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. सो इस तरह से हम एक्सपेंशन को कितने भी टर्म्स तक कर सकते हैं. सो जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें 5 टर्म तक एक्सपेंशन करना है. सो 5 टर्म तक एक्सपेंशन क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. ये हमारे स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का एक्सपेंशन होगा. सो ऑनर्स ने क्या हाइपोथेसिस किया. ऑनर्स ने ऐसा सोचा कि हम कुछ ऐसा कर दे कि जो हमारे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है, जैसा कि यहाँ पे पावर पार्ट में या न्यूमरेटर पार्ट में हम बार बार x का मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड डिनोमिनेटर में हम नेक्स्ट अपकमिंग का मल्टीप्लाई कर रहे थे. सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा हो रहे थे, जिससे जो टाइम है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा था. सो ऑनर्स ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने ऐसा देखा कि यहाँ पे x बाई 1 है, यहाँ पे x इंटू एक्स अपॉन में 1 इंटू 2 है, यहाँ पे x इंटू एक्स अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 है, देन यहाँ पे x इंटू एक्स अपॉन 1 2 3 4 है. सो कुछ उन्होंने ये किया कि अगर हम यहाँ से x बाई 1 कॉमन कर लें तो यहाँ पे हमारा x बाई 2 बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 3 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, यहाँ पे x रेज टू द पावर 3 बाई 2 इंटू 3 इंटू 4, जैसा कि यहाँ पे हुआ है. सो अगर हम x बाई 1 कॉमन कर ले रहे होते हैं तो ये एक्सपेंशन हमारा पूरा बच जाएगा. देन यहाँ पे 1 को अगर हम हटा दें और यहाँ से पूरे टर्म में x बाई 2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं, सो x बाई 2 जब हम कॉमन कर रहे होंगे सो यहाँ से हमारा 1 बच जाएगा, यहाँ से हमारा x बाई 3 बच जाएगा, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 4 बच जाएगा. सो इस तरह से हमारा जो एक्सपेंशन है वो कुछ इस फॉर्म में आ चुका है. देन अगर हम ऐसा कर दे कि यहाँ से भी x बाई 3 को कॉमन कर लें, मीन्स एक्सपेंशन वही है बट हम कॉमन करते चले जा रहे हैं. सो अगर हम यहाँ से x बाई 3 कॉमन कर ले रहे हैं सो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे हमारा x बाई 4 बच जाएगा. सो एक तरह से हमारा एक सीरीज टाइप का बन चुका है. सीरीज कैसा है, पहले मैंने 1 किया उसके बाद कुछ ऐड कर दिया. 1 में क्या ऐड किया है, जो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आया उसको ऐड किया है. सो यहाँ पे x बाई 1 में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई भी हुआ है. सिमिलरली 1 में कुछ ऐड किया है, ऐड क्या किया जो पूरा का पूरा रिजल्ट आया है. और x बाई 2 में कुछ मल्टीप्लाई भी है, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई है. देन सिमिलरली हमने 1 किया है, 1 में कुछ ऐड किया है, ऐड क्या किया है जो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आया है. और जो यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है. तो यहाँ पे x बाई 1 में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, x बाई 2 में भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है, x बाई 3 में भी कुछ मल्टीप्लाई हुआ है. सो हम x बाई 4 में 1 का मल्टीप्लाई करते रहे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. और इस तरह से हमारा एक एक्सपेंशन बन चुका है. सो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से देखें कि हम एक वेरिएबल ले ले, उस वेरिएबल में स्टार्टिंग में अगर हम 1 एज्यूम कर लें कि स्टार्टिंग में हमारा 1 है. सो उस वेरिएबल के साथ में जो हमारा लास्ट टर्म में जो n की वैल्यू होगी उसमें x बाई n करके अगर मल्टीप्लाई कर दें और 1 जोड़ दें तो हमारा एक नया वैल्यू आ जाएगा जो कि यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा. जैसे मान लो अगर s है, s की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास s की नई वैल्यू आ चुकी है जो कि इस पूरे का रिजल्ट होगा. अब इस पूरे के रिजल्ट को जैसे कि मैंने x बाई 4 में मल्टीप्लाई किया था, सिमिलरली हम x बाई 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो पूरा का पूरा रिजल्ट आया उसको x बाई 3 में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. देन 1 को ऐड कर देंगे. सिमिलरली जो को पूरा का पूरा रिजल्ट आएगा उसको हम नई वैल्यू के साथ में साइन कर लेंगे और उस पूरी की पूरी वैल्यू को x बाई 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली हम उस पूरी की पूरी वैल्यू में 1 को ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें x बाई 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे.
यानी कि अगर s की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, उसके बाद में s की वैल्यू ये पूरी हो जा रही है, उसके बाद s की वैल्यू ये पूरी हो जा रही है, उसके बाद s की वैल्यू ये पूरी हो जा रही। सो इस तरह से ऑनर्स ने ऐसा सोचा कि अगर कुछ इस तरह से हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, सिमिलरली एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है। यानी कि जो पूरा का पूरा एक्सपेंशन था उसमें कई बार मल्टीप्लाई करने की जगह पे हमने सिर्फ 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सो इससे क्या होगा, जो हमारा कंपाइल टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। कंटिन्यू कुछ इस तरह से कर रहे होंगे कि हमने मेन पार्ट में एक प्रिंटफ कर दिया। प्रिंटफ क्या कर दिया, एक्सपोनेंट को कॉल कर दिया है विद वैल्यू 2,4 के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक के मेन पार्ट में तो कुछ हमारा पुश तो होगा नहीं। सो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट पार्ट में जा करके और वहाँ पे x की वैल्यू 2 और जो हमारा n होगा, n की वैल्यू हम 4 असाइन कर लेंगे। मीन्स ये जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था x इक्वल टू एंड n इक्वल 4 का, ये हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन आफ्टर ये स्टैटिक वेरिएबल s की वैल्यू लेगा। यानी कि अब क्या करेगा, एक s जो है हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और वो हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। और पुश इस तरह से होगा कि s का जो है वैल्यू वो मतलब पॉप आउट नहीं होगा, उसमें हम लगातार चेंज करते रहेंगे। सो इनिशियली s की वैल्यू 1 हमने एज्यूम कर ली है। सो s की वैल्यू इनिशियली हमने 1 एज्यूम कर रखी है। उसके बाद में अंदर आने के बाद कंडीशन चेक हुआ n इक्वल 0, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। सो एल्स पार्ट में आएगा। यहाँ पे इफ के बाद में बाय डिफॉल्ट वो एल्स ही होगा। सो यहाँ पे एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने s की वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए। मॉडिफिकेशन क्या है कि सबसे पहले जो s की वैल्यू अभी तो हमारे पास इनिशियली क्या है 1, सो x बाई n में मीन्स x है अभी हमारे पास 2, n है हमारे पास 4, सो 2/4। अब क्योंकि ये इंट है, ये भी इंट है, सो 2/4 हमारा 0 हो जाएगा। सो 0 में 1 का मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड हो जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे s में चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब s की हमारी एक नई वैल्यू आ जाएगी और वो नई वैल्यू क्या होगी 1। सो ये वाला 1 हट करके अब s में हमारी एक नई वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी हमारी s इक्वल 1। सिमिलरली अब रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, एक्सपोनेंट फंक्शन को x की सेम वैल्यू के साथ में, x की वैल्यू हमारे पास 2 है, n की वैल्यू हो जाएगी 4 - 1 मीन्स 3। सो अब 2,3 के साथ में फिर से एक्सपोनेंट फंक्शन को कॉल करेगा। अब इस फंक्शन को जब कॉल करेगा उसके बाद में स्टैटिक वेरिएबल अब दोबारा से डिफाइन नहीं होते हैं। सो यहाँ से स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार डिफाइन हुआ है। कंडीशन चेक हुआ, 3 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में s की एक नई वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले x बाई n होगा। x बाई n का मतलब है 2/3। अब क्योंकि यहाँ पे 2 हमारा इंटीजर, 3 हमारा इंटीजर है, सो 2/3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो 0 में जो s की वैल्यू है, s की वैल्यू क्या है 1, उसका मल्टीप्लाई होगा मीन्स 0 हो जाएगा और 1 उसमें ऐड हो जाएगा। सो इस तरह से s की हमारी एक नई वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि क्या होगी 0 + 1 मीन्स 1। सो हमारी s की एक नई वैल्यू असाइन हो गई है जो कि हो गई हमारी s इक्वल 1, जो कि प्रीवियस वैल्यू के बराबर ही है। सिमिलरली अब एक्सपोनेंट फंक्शन कॉल हुआ x की सेम वैल्यू के साथ में, मीन्स x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 - 1 मीन्स 2 के साथ में, मीन्स 2,2 के साथ में एक्सपोनेंट फंक्शन को दोबारा से कॉल कर रहा है। अब इस कॉलिंग के टाइम पे फिर अंदर आया। अंदर आने के बाद में अब क्योंकि हमारा स्टैटिक वेरिएबल है s, सो s अब दोबारा से डिफाइन नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू डबल है, सो यहाँ पे इनिशियली अगर 1 है तो 1.00 होगा, जो कि हम 0.00 नहीं दिखा रहे, सो हम यहाँ पे 1 ही ले रहे हैं। अब क्या होगा, कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन में n की वैल्यू अब हमारे पास 2 आ गई है, 2 इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने के बाद में एल्स पार्ट में आया। एल्स पार्ट में आने के बाद में अब s में मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा, जो x है हमारा, x क्या है 2, n क्या है 2, तो 2/2 मीन्स 1।
सो 1 में हमारा x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में हमारा s मल्टीप्लाई हो जाएगा, s की वैल्यू क्या है 1, सो 1 में हमारे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद में 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स 1 प्लस 1 मीन्स 2। अब s की हमारी एक नई वैल्यू आ चुकी है, वो वैल्यू क्या है s इक्वल 2। सो s इक्वल 2 हमारा एक नया वैल्यू हो जाएगा, फिर से रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा, एक्सपोनेंट फंक्शन को x की वैल्यू यानी 2, 2 माइनस 1 मीन 2, 1 के साथ में कॉलिंग कर देगा। सो अब यहाँ पे x इक्वल 2 का और n इक्वल 1 का एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। देन यहाँ पे एक्सपोनेंट फंक्शन को 2, 1 के साथ में जब कॉल करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 1 आ चुकी होगी। देन अंदर आया, स्टैटिक वेरिएबल है तो दोबारा डिफाइन नहीं होगा, सो यहाँ पे n इक्वल 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। देन अब s में दोबारा से मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन क्या है कि x बाई n, x हमारा 2 है, n हमारा 1 है, सो x बाई n मीन्स ये हमारा 2 आ जाएगा, इनटू में s की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। s की वैल्यू क्या है 2, सो 2 इंटू 2 यानी 4। अब 4 में हमारा 1 ऐड हो जाएगा, सो हमारा 5 आ जाएगा, मीन्स अब s में हमारी एक नई वैल्यू आ चुकी है जो कि हो जाएगी हमारी s इक्वल 5। सो यहाँ पे s की वैल्यू मॉडिफाई हो गई है s इक्वल 5 के साथ में। देन रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न क्या करेगा, एक्सपोनेंट फंक्शन में x, n-1 की वैल्यू, x है हमारा 2, n-1 मीन्स 1 माइनस 1 यानी 0, तो 2, 0 के साथ में रिटर्न कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड x इक्वल 2 एंड n इक्वल 0 का हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा। जब भी हमारा नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड x इक्वल 2 n इक्वल 0 का आ चुका है। सो x पार्ट में 2 एंड n पार्ट में 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो इसने रिटर्न कर दिया s। अब s की वैल्यू क्या है 5, सो इसने 5 रिटर्न कर दिया। अब क्योंकि 5 हमारा ये जो s हमारा ये डबल टाइप का है, सो ये 5 की जगह 5.0000 इस तरह से रिटर्न कर देगा, मीन्स इस वाले फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। सो जब इस वाले फंक्शन के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सो जो ये वाला हमारा स्टैक में ये 2 एक्टिवेशन रिकॉर्ड थे ये हमारे अब पॉप आउट हो जाएंगे। सिमिलरली अब इसका काम खत्म हो चुका है। देन ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। अब पेरेंट के पास इसने फिर से 5.00 इस तरह से वैल्यू दे दी है, मीन्स अब इसका काम भी खत्म हो चुका है। सो ये भी हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएंगे। देन ये अपनी पेरेंट के पास जाएगा। अब इसके पेरेंट के पास भी 5.0 ही जाएगा, सो इसका काम भी खत्म हुआ और ये भी हमारे स्टैक से पॉप आउट हो गया। सिमिलरली ये अपने स्टैक के अपने पेरेंट के पास जाएगा। अब अपने पेरेंट को ये 5 असाइन कर देगा। सो अब इसका काम भी खत्म हो चुका है, सो ये भी हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। अब इसके पेरेंट के पास भी 5.00 की वैल्यू ही असाइन होगी। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइम में कोई भी ऑपरेशन करने को इसके पास नहीं है। सब इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 5.00 ही आ चुकी है। सो फाइनली जब इस वाले फंक्शन का काम खत्म हो चुका है, सो ये जो हमारा स्टैक था ये हमारा पूरा का पूरा पॉप आउट हो जाएगा। और जो हमारा स्टैक पॉप आउट हो जाएगा, देन आफ्टर ये मेन में आएगा। मेन में आने के बाद में इसे प्रिंट कर देगा। एंड जब हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, मीन्स जब हम मेन से रिटर्न कर रहे होंगे, उसके बाद में जो s इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये भी हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा रिकर्शन वर्क कर रहा होगा।